हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लास्ट रिवान में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एपीओ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें कि सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि एपीओ की वैकेंसी आउट हो चुकी है और आप लोग ने जहाँ तक फॉर्म भी भर दिया होगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और दोस्तों वीडियो को शेयर करें। चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत निम्नलिखित में क्या साक्ष्य नहीं है? इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, सुनवाई के दौरान किसी मामले के बारे में न्यायाधीश का व्यक्तिगत ज्ञान और विचार। अगला प्रश्न, प्रथम सूचना रिपोर्ट तात्विक साक्ष्य नहीं है, इसका प्रयोग विचारण के दौरान निम्नलिखित हेतु किया जा सकता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, उपरोक्त में ए और बी दोनों से। अगला प्रश्न, कोई भी तथ्य साबित नहीं हुआ है कहा जाता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, जब वह ना तो साबित किया गया हो और ना साबित किया गया हो। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रेजम्पशन अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस आर। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, बोथ ए और बी। एसजीएस का क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय ने निर्दोषिता की अवधारणा को बताया है। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, मानव अधिकार। अगला प्रश्न, अमेनिया प्रोसीमंसल राइट इस एक्टा सूती का अर्थ है। इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, सभी तथ्यों का उचित आधारित किया जाना। अगला प्रश्न, एविडेंस में बी गिवन ऑफ। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट। ये एसजीएस में पूछा जा चुका है 2016 में, और बिहार सिविल जज में भी पूछा जा चुका है, तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न किस धारा में बताया गया है कि साक्ष्य विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का दिया जा सकेगा। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, धारा 5 में। अगला प्रश्न, ए का परीक्षण बी की हत्या के लिए किया जाता है, जो एक गधा से उसकी हत्या करने के इरादे से उसे मारता है। ए के परीक्षण के समय निम्नलिखित में से कौन सा विवादक तथ्य नहीं है? इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, ए की सी से बातचीत। अगला प्रश्न, साक्ष्य अधिनियम के किस उपबंध में उसी समय व्यवहार का भाग बनना शब्दों का प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर होगा दोस्तों धारा 6 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत रेस जेस्टे का सिद्धांत दिया गया है? इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, धारा 6 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, एक पत्नी ने मात्र तेज भागता हुआ वाहन देखा था जिसने कुछ दूरी पर उसके पति को कुचल दिया था। उसने दुर्घटना स्वयं नहीं देखी थी। पति की एक ही दिन बाद हृदयघात से मृत्यु हो गई। क्या पत्नी का यह साक्ष्य लिया जा सकता है कि दुर्घटना के उपरांत घायल पति ने उससे क्या कहा था? इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, हाँ, यह रेस जेस्टे का एक भाग है। एपीओ में पूछा जा चुका है 5 और 7 में, इसलिए
इस क्वेश्चन को आप लोग। अगला प्रश्न, RM मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि एक प्रासंगिक बातचीत का समकालीन टेप रिकॉर्ड एक प्रासंगिक तथ्य है। यह है, इसका उत्तर है दोस्तों बी, रजिस्टर, धारा 6 के अनुसार। अब अगला प्रश्न, साक्ष्य में टेप रिकॉर्डेड बातचीत स्वीकार है अगर। इसका उत्तर है दोस्तों डी, बातचीत मुद्दों में मामले के लिए प्रासंगिक है एवं आवाज़ की पहचान हो गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, प्रहार हो जाने के उपरांत एक दर्शक द्वारा बोले गए शब्द। अगला प्रश्न, आ पर बा को पीट कर उसकी हत्या करने का अभियोग है। निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सुसंगत होंगे। इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, प्रयोग में सभी। ये APO में पूछा जा चुका है, MP APO में, तो इसलिए भी रट ले इसको। अगला प्रश्न, आ और बा ने एक बैंक को लूटने की योजना बनाई। आ बैंक में गया और अपनी पिस्तौल से रुपये को मारकर राशि ले ली। आ जब बैंक से लौट रहा था उसे भी बैंक के गार्ड ने मार दिया। बा जो अपनी मोटरसाइकिल पर बैंक के बाहर इंतजार कर रहा था भाग गया। बा का आपराधिक दायित्व क्या है। इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, रोकड़िए की हत्या और लूट दोनों के लिए उत्तरदायी। अगला प्रश्न, PV काउंसिल के समक्ष पोस्ट मास्टर हत्या के मामले में निर्णय दिया गया था। इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, लॉर्ड समनर द्वारा। अगला प्रश्न, X एवं Y दोनों Z की हत्या करने जाते हैं। X हाथ में भाला लिए चौकन्ना खड़ा रहता है और Z पर कोई वार नहीं करता। Y Z को मार डालता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, Z की हत्या के लिए X और Y दोनों दोषी हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, ए का चौथा, ए का चौथा। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी। आगे बढ़ते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में समान आशा या घटना स्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है जिसे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों द्वारा अभियुक्तों के आचरण से निश्चित किया जाता है या अभी निर्धारित किया गया है। इसका उत्तर होगा दोस्तों ए, ऋषिदेव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय दंड संहिता की धारा 34 का एक आवश्यक घटक नहीं है। इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, अपराध में लिप्त व्यक्तियों में समान आशय का होना। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और धारा 149 के बीच अंतर को समझाया है। इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, नानक चंद बनाम पंजाब राज्य में।
अगला प्रश्न, भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होगी? इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, भारत के किसी विशिष्ट भाग पर। अगला प्रश्न, अवैध शब्द इस हर बात को लागू है जो। इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, उपयोग में सभी। शब्द अवैध भारतीय दंड संहिता 1860 में कहाँ परिभाषित है? इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, धारा 43 में। अगला प्रश्न, क्षति शब्द किसी प्रकार की अपहानि का द्योतक है जो किसी व्यक्ति को अवैध रूप से कारित हुई है। इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। सॉरी। अगला प्रश्न, विधि के किस प्रावधान के अंतर्गत एक सेशन न्यायालय किसी अधिनियम, अध्यादेश अथवा विनियम की विधि मान्यता के संबंध में उच्च न्यायालय को रेफरेंस कर सकता है जिसका अवधारण मामले को निपटाने के लिए आवश्यक है? इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 395। अगला प्रश्न, जब उच्च न्यायालय या कोई सत्र न्यायालय अपनी अधिकारिता के अधीन किसी अवर दंड न्यायालय के समक्ष की किसी कार्रवाई के अभिलेख को परीक्षण करने हेतु मांगता है तो उससे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, पुनरीक्षण। अगला प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता में मामलों और अपीलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके आवेदन पर किया जा सकता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, भारत का महान्यायवादी के आवेदन पर। अगला प्रश्न, यदि कोई अभियुक्त जिसका विचारण नागपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चल रहा है अपना मामला पटना के मजिस्ट्रेट की न्यायालय में स्थानांतरित कराना चाहता है तब उसे आवेदन देना होगा? इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, भारत के उच्चतम न्यायालय में। अगला प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 407 संबंधित है? इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, मामलों एवं अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अगला प्रश्न, धारा 428 के अंतर्गत दोष सिद्धि द्वारा बताई गई निम्नलिखित निरोधावधि मुजरा नहीं हो सकती? इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, अन्य प्रकरण। अगला प्रश्न, धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्न में से भोगी गई निरोध की किस अवधि को उस मामले में कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाएगा? इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, उस मामले के अन्वेषण व विचारण के दौरान भोगी गई निरोध अवधि को। अगला प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एपीओ में बार बार पूछा जाता है, आज चोरी का एक अभियुक्त था। अपनी गिरफ्तारी के बाद वह 90 दिवस तक निरोध में रहा। उसके पश्चात वह 360 दिवस के कारावास भुगतने की सज़ा से दंडित हुआ। क्या वह मुजरई का हकदार होगा? इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, हाँ, पूरे 90 दिन की। तो दोस्तों, अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें
और भी प्लेलिस्ट में वीडियो एपीओ के एग्ज़ाम के लिए हैं महत्वपूर्ण एमसीक्यू, उनको भी देख लीजिए, जो कि एपीओ में बार बार पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अगर हमारा चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में चैनल को शेयर करें। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत अगली वीडियो में।